सामाजिक विज्ञान के 200 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका पार्ट 1 है और ऐसे ही आपको लगातार हम 200 प्लस क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताने वाले हैं और यह प्रत्येक विषय का होने वाला है और लगातार चल रहा है। समय आपके पास काफ़ी कम है और जो भी है वो अनोखा समय है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पूरी वीडियो देखिए और इसमें जो क्वेश्चन का आप देख रहे हैं वह PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऐप का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन या मंटू सर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। जो भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट कीजिए और जितना भी वीडियो अपलोड होता है सारी वीडियो देखिए। समय आपके पास काफ़ी कम है, ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो जाए आगे चल करके। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आइए हम सभी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे और इस PDF को हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसे आप याद कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप टेलीग्राम पे जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और दोस्तों और दुश्मनों सबके पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो समझते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि बहुत सारी बात हो गई। तो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि राष्ट्रवाद जो है वह एक ऐसी भावना होती है जिसमें किसी भी भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले जो लोग होते हैं वह एकता पूर्वक साथ रहते हैं। ठीक है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए कितनी छोटी डिफिनेशन लिखा गया है और कितना अच्छा लिखा गया है। ध्यान से आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रवाद क्या होती है। एक बार और आपको इसे और भी अच्छे से हम पढ़ करके सुना देते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो किसी भी भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग जो होते हैं वह एक साथ रहते हैं, यानी कि लोगों के बीच एकता का वाहक बनता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या कहते हैं और यह कई बार पूछा जा चुका है। आपको बता दें कि यह लघु उत्तरीय में आता है, यानी कि इसे बोला जाएगा कि 20 वर्ड में ही आप लिखिए। तो 20 वर्ड में आएगा या आपको 20 से 30 या 40 वर्ड में अगर लिखने के लिए आता है तो इतना लिखिएगा तो कोई भी नहीं काट सकता है, आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद के बारे में आपने जान लिया। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और आपको साइंस जो है उसका भी है और मैथ का भी, सबका जो हम कराने वाले हैं संपूर्ण तैयारी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि मेजनी कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मेजनी कौन था। आपके चैप्टर बाय चैप्टर से हम लेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहां पे समझना है कि मेजनी कौन था। देखिए मेजनी के बारे में यदि हम बात करें तो ध्यान से समझिए। मेजनी जो है वह एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक था। ध्यान से समझिए, जो मेजनी था वह क्या था कि एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक था। विचार का समर्थक थे या विचारधाराओं का समर्थक था, बात वही है। आगे कह रहा है कि उसके साथ ही वह एक योग्य सेनापति भी था। यह बात आप याद करके रखिएगा। इसके साथ ही वह क्या था कि वह एक योग्य सेनापति भी था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा। ध्यान से याद रखिए इसे कि जो मेजनी था वह कुछ दिनों तक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से भी जुड़ा रहा था। तो ये बात आपको लिख देनी है, आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। देखिए कितने अच्छे से हम टाइप करके खुद जो है वह टाइप करने का हम प्रयास करते हैं, लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहीं से कटिंग वगैरह लेकर के आएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो सोचते हैं कि हम मेहनत करें लेकिन हमारा मेहनत का फायदा आपको हो। तो आप सभी भी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें आप लगाइए, मन लगाइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि वीडियो जो है वह कैसा लगता है आप सभी को। ठीक है, तो आप समझ गए। एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि एक बार से 2 बार हम पढ़ते हैं, मतलब समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि एक ही वीडियो आपको समझ में आ जाए, नहीं आता तो फिर कुछ दिन के बाद से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आपको समझाएं हम क्या चीज कि मेजनी एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक था। उसके साथ ही वह एक योग्य सेनापति भी था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से भी जुड़ा रहा। बस इतना ही आपको लिख देनी है, आपका ये भी
क्लियर हो गया, यानी कि आपने जाना कि राष्ट्रवाद क्या है और मेजनी कौन है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और यह शायद आपके परीक्षा में इस साल कहीं पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से रट लीजिए, इसे ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। यदि हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं की, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। देखिए जो जर्मनी के एकीकरण थी उसकी अनेक बाधाएं थी, जिसमें से आपको हम कुछ बता दे रहे हैं जो भी आपको लिखना है, जो इंपोर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पहला है कि वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। वह जो था जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी, उसमें सबसे पहली बाधाई की बात करें तो वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। ध्यान से समझिए कि इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी क्या थी बाबू, तो सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे, ये थी उनकी बाधाएं। तो आपने जाना कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, और आपको ये लघु उत्तरीय में आएगा, यानी कि छोटे प्रश्न के रूप में आएगा, लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा। तो लॉन्ग आंसर में जो प्रश्न आएगा उसको लॉन्ग आंसर के लिए हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप बने रहिए, आपको बहुत सारे हम प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, और आपको वैसे हम तैयारी करके भेजेंगे जिससे आप एग्जाम में गए और पेपर को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ हमने सभी प्रश्न पढ़ा हुआ है। बस आपको अच्छे से लिखने का प्रयास करना होगा। तो आप लिखते रहिए, और इस पे एक और हम वीडियो बना करके दे देंगे कि आपको लिखने का प्रयास कैसे करनी है, कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो याद है, लिखने का तरीका हमें नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो सभी जो वीडियो है हम वो भी वीडियो आपको बना करके दे देंगे। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम सभी का अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिख युग क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग मेटरनिख युग के बारे में कि मेटरनिख युग क्या है, और यह भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखिए बाबू, पहले आपको बता दें, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा जो ध्यान दे रहे हैं वो मॉडल पेपर पे ध्यान दे रहे हैं अभी से ही, ठीक है। जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कभी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वह कंटेंट नहीं देख रहे हैं जो अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर आप लोग थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। तो आपको बाबू सतर्क करना चाहेंगे आप को कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो कंटेंट जो कोई भी टीचर आपको दे रहे हैं, जो आपको टॉपिक समझा रहे हैं, तो उस टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे टीचर के बारे में हमने देखा कि वो एक ही मॉडल पेपर को कई बार बता रहे हैं, जैसे 8-10 मॉडल पेपर ले लिए हैं और उसी मॉडल पेपर को कभी मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 10 को कर दे रहे हैं 2, ऐसी प्रकार से बना रहे हैं, फिर इसी को चेंज करते करते बना रहे हैं। तो आप सभी इस सब पे ध्यान न दें। आप लोग को ध्यान किस चीज पे देना है, आपको बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो टॉपिक बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको आगे भी फायदा हो सके, ठीक है। आगे जैसे अब आगे पढ़ लिए और पढ़ने के बाद से केवल आप मॉडल सेट ही पढ़े हैं कि 1 का बी नंबर आंसर सही होता है, 2 का सी नंबर आंसर सही है, तो फिर आप एग्जाम में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई आपकी बहुत ज्यादा खत्म हो सकती है। तो सब चीज हम कराने वाले हैं, वो भी हम कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, और यह सब आएगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए, तो समझे रहिएगा, तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। चलिए तो समझते हैं हम लोग कि मेटरनिख युग क्या है। चलिए ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा हुआ है कि मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का क्या था, समर्थन था। जो मेटरनिख था वह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। ध्यान से सुनिए, मेटरनिख युग पूछा गया है, तो मेटरनिख युग किसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो उत्तर है कई जगह अलग अलग दिया जाता है और इसका उत्तर आपको याद नहीं हो पाता है। हम जानते हैं इसका उत्तर आपको याद नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि कई तरह से आपको लिखा गया होगा, बताया जा रहा होगा, तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मेटरनिख जो है वह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। ध्यान से समझिए, यहां पे क्या कह रहा है कि इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। विभक्त करने का मतलब होता है कि बांट दिया। इसी युग को मेटरनिख युग कहते हैं। ध्यान से समझिए कि मेटरनिख युग किसे कहा जाता है। तो यहां पे देखिए, आप लिखा हुआ है कि मेटरनिख
पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी, इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए यानी कि अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में क्या किया, बांट दिया। इसी युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि मेटरनिख युग क्या है। चलिए तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की और अब देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एकदम मतलब समझ जाइए, यही आएगा, ठीक है, मतलब ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ये भी आ सकता है आपका, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया जो है वह प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न लिखा हुआ है कि पूंजीवाद क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। देखिए पूंजीवाद क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि पूंजीवाद जो है वह क्या है, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है। देखिए कितनी अच्छे से हम लिख करके रखे हुए हैं कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन की सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। क्या रहता है बाबू, कि जितने भी पूंजीपति रहते हैं उनका सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या रहता है, अधिकार रहता है। ध्यान से समझिए, ऊपर से आपको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा गया है कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ध्यान से समझिए, कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन की सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वही कारखाना लगाते और उत्पादन करते हैं। इन अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है और कई बार पूछा भी जा चुका है और आपके एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिए, पूछा जाएगा आपसे कि पूंजीवाद क्या है, तो आप क्या लिखिएगा बाबू, कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन की सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं और इन अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं, यानी कि उनको ही लाभ होता है। यही रही आपकी पूंजीवाद, इसे ही कहते हैं हम लोग पूंजीवाद, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीवाद क्या है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। तो कैसा लगा हुआ है ये वीडियो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी तक हमारे पूरी वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जो भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट से देखिए या उसका जो है लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं।